गुजरात में पकड़े गए 3 आतंकवादियों से पूछताछ में जो खुलासे हो रहे हैं वो वाकई में बहुत ज़्यादा चौंकाने और डराने वाले हैं। ये आतंकवादी न सिर्फ लखनऊ, दिल्ली और अहमदाबाद के अहम ठिकानों की रेकी कर दहशतगर्दी की साजिश रच रहे थे, बल्कि एक ऐसा जहरीला केमिकल भी बना रहे थे जिसकी एक बूंद ही किसी की भी जान लेने के लिए काफ़ी है। क्या था इनका जहरीला प्लान और आतंक के इस नेटवर्क का क्या था इंटरनेशनल कनेक्शन? इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। क्या पूरे देश में जहरीले आतंक की साजिश थी? क्या सब्जियों और फलों में जहर फैलाकर आम लोगों को मारने की साजिश थी? अगर अहमदाबाद में एक डॉक्टर की टेरर लैब न पकड़ी गई होती तो क्या अनर्थ हो जाता? आतंक की यह कहानी कई राज्यों में फैली हुई है, इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा। गुजरात एटीएस की गिरफ्त में इस वक्त जो आपको ये 3 संदिग्ध दिख रहे हैं, ये हैं इस कहानी के बहुत बड़े किरदार, लेकिन ये सिर्फ मोहरा है। बहुत ध्यान से टेरर का ये ऑल इंडिया मैप देखिए, आपको पूरी साजिश के बारे में पता चलेगा। गुजरात एटीएस ने अहमदाबाद से डॉक्टर अहमद मोहिद्दीन सैयद को गिरफ्तार किया, जो हैदराबाद से अहमदाबाद आया था हथियारों की डिलीवरी लेने के लिए। उसकी निशानदेही पर 2 और शख्स पकड़े गए। पहला है आजाद सुलेमान शेख, जो यूपी के शामली का रहने वाला है। दूसरा है मोहम्मद सुहेल सलीम खान, जो यूपी के ही लखीमपुर खीरी का रहने वाला है। इन दोनों ने राजस्थान के हनुमानगढ़ से हथियारों की डिलीवरी ली और अहमदाबाद में डॉक्टर मोहिद्दीन को दे दी। ये दोनों अहमदाबाद की नरौदा की सब्जी मंडी की रेकी कर चुके हैं, दिल्ली की आजादपुर की सब्जी मंडी और लखनऊ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यालय की भी रेकी कर चुके हैं। उद्देश्य क्या था, आपको यह समझाने से पहले यह जानना जरूरी है कि इस हैदराबाद वाले डॉक्टर के पास से क्या मिला है। यह है वो खतरनाक जहरीली साजिश जिसका खुलासा गुजरात एटीएस ने किया है। यह आतंकी घातक रासायनिक हथियार राइसिन बनाने की तैयारी कर रहा था। यह आतंकी मोहिद्दीन चीन से एमबीबीएस की पढ़ाई करके आया है और बताया जा रहा है कि इस जहर को बनाने के लिए जो भी जरूरी सामान होता है वो उसे खरीद रहा था। प्रारंभिक जांच में खुलासा हुआ है कि सैयद ने अपने रासायनिक ज्ञान का दुरुपयोग करते हुए राइसिन तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। राइसिन अरंडी के बीज यानी कि कैस्टर बीन से निकाला जाने वाला बेहद जहरीला प्रोटीन है। यह सबसे घातक रासायनिक हथियारों की श्रेणी में शामिल है। सिर्फ 1.78 मिलीग्राम राइसिन किसी भी व्यक्ति की मौत के लिए पर्याप्त होता है। यह सांस, इंजेक्शन या निगलने के जरिए शरीर में जाने पर 48 से 72 घंटे में घातक असर दिखाता है। इसका कोई एंटीडोट या इलाज अब तक विकसित नहीं हुआ है। जो कैस्टर ऑयल इसके पोजीशन से जो मिला था, इसका अभी लास्ट 24 आवर्स में इसके इंट्रोगेशन में ये पता चला दैट ही वाज मेकिंग कैस्टर सीड्स है। कैस्टर सीड्स के अंदर राइसिन करके एक केमिकल होता है। तो वो जो कैस्टर ऑयल बनाने के बाद जो कैस्टर सीड्स का जो रेसिड्यू होता है उससे वो राइसिन बनता है। इफ़ यू ऐड एसीटोन, ऐसा जो भी केमिकल प्रोसीजर है, वो केमिकल प्रोसीजर के बाद वो राइसिन करके पॉइजन बनता है, विच इज़ एक्सट्रीमली पोटेंट, बहुत पोटेंट है। if believed around 6000 times more potent than cyanide बोलते हैं। स्मॉल क्वांटिटी when inhaled, इनहेलेशन माध्यम में बहुत ही एक्सट्रीमली पोटेंट है। इंजेक्शन के मोड में भी डिसेंटली पोटेंट है। ये अपराधियों और आतंकवादियों का बहुत बड़ा हथियार रहा है। अंतरराष्ट्रीय घटनाओं में पहले भी राइसिन नाम के इस खतरनाक जहर का इस्तेमाल हो चुका है। साल 2013 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा को राइसिन मिले पत्र भेजे गए थे। 2020 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को भी राइसिन युक्त लिफाफा भेजा गया, जिसे
मेल सॉर्टिंग के दौरान ही पकड़ लिया गया था। गुजरात एटीएस को आरोपियों के पास से रासायनिक उपकरण और राइसिन तैयार करने के लिए उपयोग किए गए केमिकल्स मिले हैं। जांच अधिकारियों का कहना है कि आरोपी राइसिन तैयार करने की प्रारंभिक रासायनिक प्रक्रिया तक पहुंच चुके थे। बेसिकली लगभग 35-36 साल की उम्र का एक व्यक्ति है जिसने चाइना से एमबीबीएस किया है। ये काफी पढ़ा लिखा है, काफी रेडिकल मेंटलिटी है इसकी। ये भारत में मोटे प्रमाण में मतलब बड़ी लोगों को नुकसान पहुंचा पाए इस तरह की आतंकवादी घटना को अंजाम देना चाहता था। इसके लिए बहुत सारे फॉरेनर्स के कांटेक्ट में था। अभी जिस व्यक्ति के साथ इसका सबसे ज्यादा लाइव कम्युनिकेशन था वो एक अब्बू खदीजा नाम से एक टेलीग्राम आईडी थी जिसके साथ एक कांटेक्ट में था, जिसे अपना आमिर मानता था। अब्बू खदीजा जो है वो आईएसकेपी का हो सकता है, ऐसा इसका मानना है। इन्होंने मिलकर के जो राइजिन एक बहुत ही पोटेंट पॉइजन है उसको बनाने की प्रोसेस इसने स्टार्ट की थी। उसके लिए इसने रिक्वायर्ड कैस्टर सीड्स, एसीटोन्स, क्रशर्स वगैरह वगैरह जो इसको चाहिए वो इसने प्रोक्योर किए थे और वो केमिकल प्रोसेस भी चालू कर दी थी। इस पर्टिकुलर विजिट में इसको ये वेपन की डिलीवरी होनी थी। इन वेपन की डिलीवरी के बारे में जब पूछा गया तो ये कलोल के आसपास से इसको एक लोकेशन पे ये डेड ड्रॉप की तरह ये वेपन मिला था। अब सवाल यह है कि ये इस खतरनाक जहर को कहां इस्तेमाल करने वाले थे। इन आतंकियों से पूछताछ में पता चला है कि इन्होंने अहमदाबाद के नरौदा की फ्रूट मार्केट और दिल्ली की आजादपुर मंडी की रेकी की थी। तो क्या आतंकी फलों और सब्जियों के जरिए इस जहर को फैलाने की तैयारी कर रहे थे? अहमदाबाद में पकड़े गए ये आतंकी फल और सब्जी मंडियों की रेकी क्यों कर रहे थे? क्या ये देश में एक दूसरे तरह के आतंक फैलाने की तैयारी में थे? अहमदाबाद का ये एक इलाका है नरोडा का जो ये फ्रूट मार्केट है जहाँ पे वो रेकी की गई थी। डॉक्टर जो है वो यहाँ पे आया था और उसके फोन से भी जो हैं वो वीडियो रिकॉर्ड किए गए थे जिनको पाकिस्तान और अफगानिस्तान में उसके जो आका बैठे वहाँ पर भेजा गया था। गुजरात एटीएस की जो प्राथमिक जांच है उसके अंदर जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक ये भीड़ भाड़ वाली जगहों थी जिनको वो टारगेट करना चाहते थे। तो अभी वहाँ पे रेकी की गई। पिछले 6 महीने के दौरान ये रेकी हुई है जिसके अंदर जो सबसे महत्वपूर्ण जगह है वो नरोडा का फ्रूट मार्केट, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक रहता है और लोग काफ़ी संख्या में होते हैं तो भीड़ की वजह से इसको पसंद किया गया था। यहाँ का जो है वो रेकी की गई। उसके अलावा लखनऊ में जो है संघ कार्यालय की रेकी की गई थी और साथ ही जो दिल्ली है दिल्ली में जो है आजादपुर मंडी वहाँ की रेकी की गई थी। तो उसकी वजह वही है क्योंकि वहाँ पे भीड़ ज़्यादा होती है और यहाँ पे जो है वो टारगेट करना आसान होता है। पर ये लक्ष्य था कि नहीं, आखिरी ये तय नहीं किया गया था। अभी जो है वो प्राइमरी जांच चल रही है जिसके अंदर इन 3 स्पॉट के बारे में जानकारी पुलिस को खुद उनकी ये जो तीनों आतंकी हैं उनकी पूछताछ से सामने मिली है। गुजरात में गिरफ्तार 3 आतंकियों में से 2 यूपी के रहने वाले थे। एक शामली के झिंगाना कस्बे का है तो दूसरा लखीमपुर खीरी के निघासन का। लखीमपुर के निघासन के सिंघाई का रहने वाला मोहम्मद सुहेल मुजफ्फरनगर में हाफिज की डिग्री लेने के लिए 3 साल पहले गया था। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में जामिया दारुल उलूम अजीजिया से हाफिज की पढ़ाई कर रहा मोहम्मद सुहेल करीब 1400 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में सुलेमान शेख के साथ गिरफ्तार किया गया। सुहेल के पिता सलीम ट्रैक्टर मैकेनिक हैं। माता पिता को विश्वास ही नहीं हो रहा कि उनका बेटा देश विरोधी काम करते हुए पकड़ा गया है। कैसे हो गया ये तो बता रहे हैं कि बड़े मतलब एक आईएसकेपी एक खुरासान का संगठन है, आतंकी संगठन है और बड़े हमले की तैयारी कर रहा था। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा लड़का ऐसा नहीं है सर। वो बिल्कुल यानी सीधा साधा, उसे तो कोई गुलेल चलाने की तो आता नहीं है सर। कैसे उसको फंसा दिया गया है, किसी याराना दोस्ताना या कैसे भी उसको बहला फुसलाई के फंसाया गया है और कोई सर उसमें कोई किस्म की वो नहीं है। इतना भोला सीधा साधा लड़का है वो, किसी बोलता तक तो ज्यादा है नहीं वो। मुजफ्फरनगर से अहमदाबाद गया, आपको पता बताया था उसने कि गुजरात जा रहा है? नहीं, ये नहीं, हमें बात नहीं हुई, इधर बात नहीं हुई हमारी। नहीं तो उसने मतलब आप लोगों को नहीं पता 1 हफ्ते पहले क्या फोन होना आया था, कुछ बात आखिरी बार बात कब हुई थी आपकी? इनकी हुई आज 5 दिन हो गए। हाँ। तो फोन आया था, थोड़ी बात भई रहा भैया से ने, तुम किरण भैया चले आओ, कपड़ा उपड़ा ले जाओ, ठंड चले लगी। 3 साल पहले सुहेल के एक भाई की करंट लगने से मौत हो चुकी है। सुहेल की मां रुखसाना बता रही हैं कि अभी तो एक सदमे से नहीं निकले थे और ये दूसरी टेंशन हो गई। 3 साल से सदमा में गलन बहुत तगड़ा रहा है बच्चे खातिर।
17 साल के बेटे की डेथ हो गई। फिर दोबारा ये टेंशन हुई गई, कहाँ से न सर समझ में कहाँ हम लोग सही बा, उससे ज्यादा ये मेरा धक्का लग गया है। सोहेल के साथ शामली का आजाद भी पकड़ा गया है। वो भी कुरान का हाफिज था और मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में दाऊद मदरसा से मौलवियत की पढ़ाई कर रहा था और 6 साल से बुढ़ाना में ही रह रहा था। उसके भी घर वालों को यकीन नहीं हो रहा कि उनका लड़का देश विरोधी गतिविधियों में पकड़ा गया है। हमारा लड़का जो है उसमें जाता शादी में दिल्ली, आज रात की शादी थी 9 तारीख की, तो फिर इस पे फोन आया, ये कहना अब्बू, और वहां से फोन आया मेरे पे अहमदाबाद से, और आजाद को पकड़ लिया किसने ATS वाले पता नहीं कौन थे, उन्होंने इसका फोन आया, फिर जो कहना तुम घर आ जाओ। तो मैं जब ही बाहर से उससे लोनी से इससे बालगढ़ से मैं आ लिया, उधर से वापस आ लिया घर। फिर यहाँ मैंने आके देखा हमारे घर पुलिस आ रही थी। यहाँ क्या काम करता था वैसे? नहीं तो बस चिड़ाई का करे था काम, और बस बाकी पड़ रहा था। अब गुजरात ATS इन आतंकियों के नेटवर्क से जुड़े बाकी स्लीपर सेल और फंडिंग के तार जुटाने में लगी हुई है। उम्मीद है कि जल्द ही इनके नेटवर्क को लेकर बड़ा खुलासा होगा। शामली से शरद मलिक, लखीमपुर से संतोष शर्मा और अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी के साथ अरविंद ओझा, दिल्ली, आज तक। अब दूसरी खबरों का रुख करेंगे। अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट पर भारतीय मजदूर संघ की तरफ से महासम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें गुजरात के सभी 33 जिलों से 150 से ज्यादा मजदूर यूनियन के मेंबर शामिल हुए। भारतीय मजदूर संघ यानी कि BMS के इस प्रदर्शन का मकसद था लंबे समय से चली आ रही मांगों को लेकर। प्रदर्शन में शामिल लोगों का कहना था कि सरकार के मजदूरों के नाम पर योजनाएं तो बना देती है सरकार, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका अमल होता ही नहीं है। और यही वजह है कि BMS की तरफ से CM भूपेंद्र पटेल को एक ज्ञापन पत्र सौंपने की बात भी कही गई। आपको बता दें कि भारतीय मजदूर संघ RSS से जुड़ा संगठन है। ऐसे में इस आंदोलन का तेवर सत्ता के गलियारों तक सवाल भेज रहा है। भारतीय मजदूर संघ द्वारा अहमदाबाद के रिवर फ्रंट में बड़ी जनसभा बुलाई गई है। तस्वीरों में भी आप देख पा रहे हैं बड़ी संख्या में भारतीय मजदूर संघ से जो जुड़े सदस्य हैं उनकी मौजूदगी यहाँ पे देखी जा रही है। सभा के अंदर जो होद्देदार हैं उनकी तरफ से संबोधन किया जा रहा है। खास करके बीते कुछ सालों से जो मजदूर संघ की अपने सदस्यों के लिए जो बकाया मांगे हैं उन्हें लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही है। और खास करके आज जो भी सारी बातचीत होगी उसके बाद एक आवेदन पत्र भी सरकार तक पहुंचाया जाएगा। हमारे साथ गुजरात के यहाँ के अध्यक्ष भी मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। हमारे आज जो रैली है उसमें हमारे गुजरात में हमारे 161 अलग अलग संगठन है, जैसे मिड डे मील है, आंगनवाड़ी है, मध्याह्न भोजन है, ST है, GISF है, खानगी क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, नगर पालिकाओं में काम करने वाले लोग हैं, GMDC के हैं, पोर्ट के हैं, विद्युत के हैं, सब लोगों का हमारे पास संगठन है। आपकी मुख्य मांगे, अगर 3 से 4 मुख्य मांगों की बात की जाए तो क्या मांगे हैं, सरकार से क्या उम्मीदें हैं? हमारी ये एक तो पहली मुख्य मांग ये है कि 2017 से गुजरात सरकार में जो श्रमिकों के साथ बोर्ड बने हैं उनके न्याय के लिए, उसमें 2017 से भारतीय मजदूर संघ का पार्टिसिपेशन नहीं है। आज 8 साल हो गया। हम कह रहे हैं कि भाई पार्टिसिपेशन करो एवं उनको बुला के वो बोर्ड चालू करिए तो आपका श्रमिकों को न्याय मिलेगा। वो लोग 8 साल से नहीं कर रहे हैं। दूसरा ऐसा है कि स्कीम वर्कर्स जो है उनकी सैलरी बहुत कम है, उनका एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा है, कॉन्ट्रेक्चुअल लेबर का इशू है। अभी आपने फैक्ट्री एक्ट में परिवर्तन करके 8 से 12 घंटा कर दिया, उसमें भी एक्सप्लॉयटेशन है। और दूसरे बहुत सारे ऐसे संगठन हैं सरकारी और गैर सरकारी कि वहाँ पे बहुत पुराने प्रश्न हैं, जैसे 7th पे कमीशन का इम्प्लीमेंटेशन, या किसी के यहाँ HRA का प्रॉब्लम है, किसी के यहाँ ये प्रॉब्लम है। आशा वर्कर में लोगों को 2022 से उनका इंसेंटिव नहीं मिल रहा है। आंगनवाड़ी में 2017 के बाद आज तक वो लोगों ने मोबाइल नहीं दिया है, सारे काम मोबाइल पे वो लोग करा रहे हैं। GISF का खानगीकरण कर रहे हैं, अब मिड डे मील का खानगीकरण कर रहे हैं। यानी बहुत सारे प्रश्न हैं। उसमें हमने आज इस बार आवेदन पत्र नहीं बनाया, हमने आवेदन पुस्तिका बनाई है। इतने प्रश्न हैं। लगभग 161 जितने यूनियन के लोग मजदूर संघ के नेतृत्व में अहमदाबाद के रिवर फ्रंट में बड़ी संख्या पर एकत्र हुए हैं और अपनी जो बकाया मांगे हैं उसकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। इस बार सिर्फ आवेदन पत्र नहीं, लेकिन एक बकाया मांगों को लेकर पुस्तिका कहा जा रहा है। लगभग 6 से 7 पेज की पूरी एक आवेदन पत्र बनाया गया है जो कि सरकार को दिया जाएगा और बकाया जो ये मांगे हैं वो सरकार पूरी करे, ये मांग यहाँ से की जा रही है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक,
अहमदाबाद। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले में प्रशासन की तरफ से एक बार फिर से बड़े पैमाने पर डिमोलिशन अभियान चलाया जा रहा है और इस कड़ी में आज सोमनाथ सिटी में रंगीला दरगाह के पास अतिक्रमण और अवैध कब्जे के खिलाफ पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जहां करीब 11 मकानें, कुछ दुकानें और एक दरगाह को तोड़ने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अतिक्रमण हटाओ अभियान के दौरान इलाके में 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी समेत कई और भी अधिकारी मौजूद थे। डेप्यूटी एसपी वीआर खेगार के मुताबिक जिन मकानों पर दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया है उन्हें पहले ही नोटिस भेज दिया गया था। आपको यह भी बता दें कि पिछले साल भी इस इलाके में बड़े पैमाने पर डिमोलिशन अभियान की शुरुआत की गई थी, जिसका स्थानीय लोगों ने बड़ा विरोध भी किया था और मामला पहुंच गया था कोर्ट तक। सोमनाथ शहर में इस समय नए रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन के निर्माण का काम जारी है और यह अभियान शहर के सौंदर्यीकरण और विकास योजनाओं का हिस्सा है। गुजरात के बनासकांठा जिले में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस इलीगल दवाओं के प्रोडक्शन और वितरण के मामले में जांच एजेंसियों ने एंटी फार्मास्यूटिकल कंपनियों के मालिक समीक्षा मोदी और साथी सुनील मोदी को भी गिरफ्तार किया है। जांच में पता ये चला कि आरोपी पति पत्नी एनडीपीएस एक्ट के तहत आने वाली नशीली और गर्भपात में उपयोग की जाने वाली दवाओं का गैरकानूनी उत्पादन और सप्लाई का काम किया करते थे। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के घर और गोदामों से करीब 4 लाख रुपए कैश और प्रतिबंधित दवाओं का बड़ा स्टॉक बरामद कर लिया है, जो बिना ड्रग लाइसेंस के बनाई जा रही थी। आज तक गुजरात के स्पेशल बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।